हेलो प्यारे स्टूडेंट, मैं कॉमर्स टीचर बबलू गुप्ता आ गया हूं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर, जिसमें मैं आपको प्राप्ति भुगतान खाता से आय व्यय खाता बनाना सिखाऊंगा। चलिए देखते हैं। आय व्यय खाता को समाप्त वर्ष के लिए संस्था जो होती है एक निश्चित समय के लिए बनाया जाता है। एक निश्चित समय जो भी होगा उस वर्ष को यहाँ पर लिखा जाएगा। फॉर्मेट देखते हैं इसका क्या है। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, व्यय राशि, आय राशि। अब ये क्या होता है, प्राप्ति भुगतान खाते से ही तो आय व्यय खाता बनता है। अब हमारे पास जो पैसा भुगतान होता था वो क्या कहलाता था, व्यय। लेकिन सभी भुगतान व्यय नहीं होते थे, उसमें कुछ संपत्ति होते तो उसको छोड़ देंगे। जो हमारे लिए लगता है कि खर्च है और व्यय है उसको हम लोग क्या करेंगे, व्यय में लिखेंगे आय। जो प्राप्तियाँ होता था वो आय कहलाता, लेकिन सभी प्राप्ति आय नहीं होता, कुछ संपत्ति होते थे उसको हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे। उसको हम लोग यहाँ पर नहीं लिख सकते आय में। वेतन तथा मजदूरी, वेतन तथा मजदूरी को पैसे को लिखेंगे। अगर वेतन तथा मजदूरी का पैसा अदत्त होगा चालू वर्ष का तो जोड़ेंगे, अगर गत वर्ष का अदत्त होगा तो माइनस कर देंगे। अगर फिर पैसा जोड़ के बाहर निकाल दिया जाएगा। बीमा, बीमा का अगर चालू वर्ष का पूर्वदत्त होगा तो माइनस होगा, और गत वर्ष का पूर्वदत्त होगा तो प्लस होगा। कि पूर्वदत्त का मतलब होता है एडवांस, अग्रिम। अगर कोई व्यक्ति हम लोग को चालू वर्ष में एडवांस देता है तो कौन से वर्ष का होगा, वो अगले वर्ष का होगा। इसलिए क्या किया जाता है, उसको माइनस करके हटा दिया जाता है। सामान्य व्यय, मरम्मत व नवीनीकरण, किराया व कर, आगे दिया फॉर्मेट छपाई व मुद्रण सामग्री, विद्युत व्यय, विविध व्यय और ह्रास। किसी भी संपत्ति पर अगर ह्रास लगता है वो भी हमारे लिए क्या कहलाता है, व्यय। क्योंकि उस संपत्ति को हम यूज करते हैं, यूज करने से उसके मूल्य में जो कमी आती है हमारे लिए क्या कहलाता है, वो व्यय कहलाता है। अब आय में देख लेते हैं क्या क्या आता है। आय में आएगा सबसे पहले चंदा। चंदा जो हम लोग प्राप्त किए रहेंगे वो चंदा आएगा। अब बकाया, अगर चालू वर्ष का चंदा बकाया है तो प्लस करेंगे, अगर गत वर्ष का चंदा बकाया तो माइनस हो जाएगा। पूर्व प्राप्त, अगर चालू वर्ष का पूर्व प्राप्त है तो माइनस हो जाएगा, अगर गत वर्ष का पूर्व प्राप्त होगा तो यहाँ पर क्या कर देंगे, उसको प्लस कर देंगे। लेकिन मैं यहाँ पर दो ही लेके चला हूँ, चालू वर्ष को मानकर चला हूँ। तो चालू वर्ष का अगर बकाया होता है तो प्लस करेंगे, गत वर्ष चालू वर्ष का अगर पूर्व प्राप्त होता है उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। फिर पैसे को हम लोग क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। प्रवेश शुल्क, आजीवन सदस्यता शुल्क, दान, विनियोग पर ब्याज, मनोरंजन पर लाभ, कोई भी आगम आय, और भी बहुत सारे आगम आय हो सकते हैं जो हमारे प्रश्न में या क्वेश्चन में दिए रहेंगे, उसके हिसाब से हम लोग उसको पहचान कर आय में डाल सकते हैं। अब प्राप्ति भुगतान खाता बनाते क्यों हैं उसको जानने के लिए, अब यहाँ पर संस्था जब एक निश्चित समय के लिए बनाती है तो उसमें ये संस्था में पता करना रहता है कि संस्था आय कमा रही है कि संस्था में व्यय तो नहीं हो रहा है, कि संस्था में आय ज़्यादा हुआ कि व्यय ज़्यादा हुआ, उसको पता करने की संस्था आगे चलाया जाए कि नहीं चलाया जाए वो भी तो हम लोग को पता करना पड़ेगा। संस्था में आय हो रहा है कि व्यय हो रहा है उसको पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डेबिट साइड में पूरे व्यय का टोटल कर लेंगे। डेबिट साइड में जितना भी व्यय होगा और क्रेडिट साइड जितना आय होगा। अगर डेबिट का अमाउंट ज़्यादा हो गया और आय कम हो गया, व्यय ज़्यादा होगा आय कम हो गया तो क्या कहलाएगा, कमी या घाटा। अगर आय ज़्यादा हो गया और व्यय कम हो गया तो कहलाएगा अधिक, मतलब आय का पैसा अधिक हो गया, यहाँ पर लिखा जाएगा इस तरीके से। ये तो समझ में आ जाता है बहुत आसान से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला क्वेश्चन रहता है समायोजन। हर क्वेश्चन में जो आते हैं समायोजन में ही प्रॉब्लम ज़्यादा होता है, ये आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। समायोजन देखते हैं, समायोजन एडजस्टमेंट, चंदा, वेतन, प्राप्त। चंदा या वेतन अगर आप चालू वर्ष कुछ भी प्राप्त करते हो तो उसको यहाँ पर लिखा जाएगा। और समायोजन को अभी समझेंगे। पहला, चालू वर्ष का अदत्त व्यय या आय होगा, व्यय वेतन कहलाएगा और आय चंदा कहलाएगा। अगर चालू वर्ष का अदत्त व्यय होगा कोई भी चीज़ तो उसको क्या करेंगे, हम लोग जोड़ लेंगे। अगर गत वर्ष का ये अदत्त व्यय या आय रहेगा उसको क्या कर देंगे, हम लोग माइनस कर देंगे। चालू वर्ष का पूर्वदत्त होगा तो उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब चालू वर्ष का पूर्वदत्त को माइनस क्यों कर रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति मेरे को चालू वर्ष, जैसे अभी हमारा चालू वर्ष क्या है 2020, अगर कोई व्यक्ति 2020 का अग्रिम पैसा देता है तो कहलाएगा 2021 का पैसा, इसलिए 2020 के इनकम में उसको शामिल नहीं कर सकते, इसलिए माइनस करके हटा रहे हैं। गत वर्ष का पूर्वदत्त या अग्रिम व्यय या आय, गत वर्ष मतलब 2019, अगर कोई व्यक्ति मेरे को 2019 का एडवांस दिया होगा 2020 का पैसा कहलाएगा, इसलिए 2020 में आके क्या हो जाता है, वो पैसे को जोड़ लेते, फिर टोटल अमाउंट नीचे हो जाता है, ये पैसा हमारे आय और व्यय में आकर लिखा जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आय और व्यय खाता का कुछ हम लोग को प्रैक्टिकल सॉल्व कर लेते हैं, जिससे हम लोग को एडजस्टमेंट बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कि कैसे समायोजन के क्वेश्चन रहते हैं और कैसे हम लोग बनाना पड़ता है। ये हमारे प्रश्न हैं।
आय और व्यय खाते का समायोजन बता रहा हूँ अभी। दिया प्रश्न, 31 दिसंबर 1998 को लायंस क्लब राजनांदगांव के प्राप्ति भुगतान खाते में चंदे से प्राप्ति राशि निम्न अनुसार दी गई है। चंदा 20,000 रुपये 31 दिसंबर 1997 या 1 जनवरी 1998। मतलब 1 जनवरी अगर 1998 बोलता है तो उसको चालू वर्ष नहीं माना जाएगा, उसको गत वर्ष ही माना जाएगा। 31 दिसंबर 1997 और 1 जनवरी 1998 कितने दिन का अंतर है? 1 दिन का, मतलब एक गत वर्ष में ही काउंट होगा। मतलब 1998 अगर जनवरी का देता है कोई भी वर्ष का तो उसको गत वर्ष मानिएगा, अगर 31 दिसंबर देता हो तो चालू वर्ष कहलाएगा। 1 जनवरी 1998 को 500 रुपये चंदे के अप्राप्त मतलब नहीं मिले, मतलब बकाया। देखेंगे समायोजन के हिसाब से क्या करना है। और 1500 रुपये वर्ष 1999 के लिए प्राप्त हुए, मतलब 1998 चल रहा हमारा चालू वर्ष, तो 1999 क्या है? अग्रिम वर्ष। वो चालू वर्ष का अग्रिम मिल गया, मतलब पूर्वदत्त कहलाएगा। 31 दिसंबर 1998 के चंदे के 3000 रुपये अप्राप्त। 98 क्या है हमारा चालू वर्ष, तो चालू वर्ष का अप्राप्त या बकाया क्या करते हैं हम लोग, फॉर्मेट देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। है तो वर्ष 1998 के लिए चंदे की राशि इस प्रकार ज्ञात करेंगे। लायंस क्लब राजनांदगांव, सबसे पहले हम लोग आय और व्यय खाता जब तैयार करने आएंगे तो जो क्लब का नाम रहेगा उस क्लब का नाम लिखेंगे लायंस क्लब राजनांदगांव। आय व्यय खाता समाप्त वर्ष हमारा क्या दिया है? 31 दिसंबर 1998। 31 दिसंबर 1998 को समाप्त वर्ष का डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, व्यय राशि, आय राशि। अब प्रश्न को पढ़ने से क्या मालूम चलता है कि चंदा व्यय होता है कि आय होता है। हम लोग फॉर्मेट को पढ़े हैं तो चंदा किस में आता है? आय। तो मतलब आय के बारे में पूछ रहा है तो आय के बारे में देखेंगे, व्यय में अभी कुछ नहीं करेंगे। लिखेंगे चंदा कितना बता रहा चंदा? 20,000। अब प्लस करेंगे अप्राप्त चंदा या बकाया चंदा, कौन से वर्ष? 1998। तो 1998 हमारा क्या है? यहाँ पर जो वर्ष लिखा था वो हमारा चालू वर्ष कहलाता है। तो 1998 क्या हमारा चालू वर्ष? यहाँ बता रहा था कि 31 दिसंबर 1998 के चंदे के 3000 अप्राप्त है, मतलब लिखेंगे अप्राप्त चंदा 1998 का जोड़ लेंगे क्योंकि वो चालू वर्ष का है। अब बता रहे 1 जनवरी 1997 वो गत वर्ष का लाएगा। देखो मैं यहाँ पर लिखा हूँ 31 दिसंबर 1997, तो गत वर्ष का अप्राप्त मैं बताऊँ चालू वर्ष के अप्राप्त को जोड़ते और गत वर्ष के अप्राप्त को माइनस करते, इसलिए माइनस करेंगे अप्राप्त चंदा 1997 का कितना? 500 रुपये। यहाँ पर 20 में 3000 जोड़े 23 हो गया। अब 23 में 500 को माइनस कर दिया जाएगा तो आ जाएगा 22,500। आगे बता रहा था अप्राप्त चंदे थे और 1500 रुपये वर्ष 1999 के लिए प्राप्त हुए। 1500 रुपये पैसा 1999 के लिए प्राप्त हो गया, मतलब 1998 हमारा चालू वर्ष है, 1999 क्या हो जाएगा? आगामी वर्ष, मतलब पूर्व प्राप्त। अगर चालू वर्ष का पूर्व प्राप्त होगा तो क्या कर देंगे? उसको हम लोग माइनस कर देंगे। तो 1998 चल रहा है और 1998 में ही तो व्यक्ति दिया है पैसा, कब का? 1999 का, इसलिए क्या करेंगे? पूर्व प्राप्त करके माइनस कर देंगे कितना? 1500। पैसा कितना हो जाएगा? 21,000। पूर्व प्राप्त चंदा 1998 का हमारे पास दिया नहीं है, इसलिए हम लोग क्या कर देंगे? उसको डैश करके पैसे को बाहर निकाल देंगे। कितना जाएगा पैसा? 21,000। ये हमारा क्या हुआ? आय का समायोजन हुआ। इसी प्रकार एक व्यय का समायोजन देख लेते हैं जो क्वेश्चन अच्छे से और आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 2 व्यय का देखते हैं। वर्ष 2018 में 20,000 वेतन के भुगतान किए गए। 31 दिसंबर 2018 समाप्त होने वाले वर्ष आय व्यय खाते में लिखी जाने वाली वेतन की राशि अग्रलिखित जानकारी के आधार पर ज्ञात कीजिए। 31 दिसंबर 2017 अदत्त वेतन 1500 रुपये। 31 दिसंबर 2018 अदत्त वेतन 3500 रुपये। 31 दिसंबर 2017 पूर्वदत्त वेतन 900 रुपये। 31 दिसंबर 2018 पूर्वदत्त वेतन 700 रुपये। चलिए देखते हैं वेतन। वेतन आय होता है कि व्यय होता है? वेतन व्यय होता है। तो लिखेंगे यहाँ पर हम लोग क्या? वेतन लिखेंगे, कितना लिखेंगे? वेतन 20,000 और लिखेंगे अदत्त वेतन 2018 का। देखो 2018 का अदत्त वेतन है क्या? हाँ, अदत्त वेतन 2018 में हमारे पास दिया कितना? 3500। तो 20,000 में 3500 को जोड़ लेंगे, कितना जाएगा पैसा? 23,500। और गत वर्ष का भी अदत्त है क्या है ना? 31/12/2017 गत वर्ष है, क्योंकि 2018 हमारा क्या है? चालू वर्ष है। तो लिखेंगे अदत्त वेतन 2017 कितना? 1500। उसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, क्योंकि चालू वर्ष गत वर्ष का आदत को माइनस करते हैं और चालू वर्ष का आदत को जोड़ते हैं। वो प्रारूप में आप लोगों को पीछे बता चुका हूँ। पैसा कितना हो जाएगा? 22,000। आगे बता रहा है हमारे पास क्वेश्चन पूर्वदत्त वेतन 2018 का। 2018 का देखो हमारे पास दिया है पूर्वदत्त वेतन कितना दिया है? 700 रुपये। तो क्या कर देंगे? उसको माइनस कर देंगे। 700 रुपये कितना जाएगा? 21,900। पूर्वदत्त वेतन 2017 मतलब गत वर्ष का भी दिया पूर्वदत्त वेतन कितना दिया? 900 रुपये। तो उसको क्या कर लेंगे हम लोग? जोड़ लेंगे पैसा। 21,300 में 900 जोड़ेंगे, आ जाएगा पैसा
200, टोटल पैसा कितना हो जाएगा व्यय का 22,200, इसको टोटल कर लिया जाएगा। इस प्रकार मैं आपको एक व्यय का समायोजन, एक आय का समायोजन बताया और एक व्यय का बताया कि कैसे समायोजन देगा, उसको कैसे आय और व्यय खाते में आपको लिखा जाएगा। अब एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जो प्राप्ति भुगतान खाता बना बनाया दिया है और कुछ समायोजन दिया है जिससे हमें आय और व्यय खाता संस्था का तैयार करना है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। प्राप्ति भुगतान खाता बना बनाया दिया है। मॉडर्न क्लब 31 दिसंबर 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष का प्राप्ति एवं भुगतान खाता इस प्रकार है। निम्न सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए क्लब का आय व्यय खाता बनाइए। ये 2017 छत्तीसगढ़ में आया था। मॉडर्न क्लब प्राप्ति व भुगतान खाता, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, प्राप्तियां, राशि, भुगतान राशि। इससे पहले आप लोग प्राप्ति और भुगतान खाता बनाना सीख चुके हैं, इसके पहले जो 2 वीडियो था। अब प्राप्ति भुगतान खाता से हम लोग को आय व्यय खाता बनाना होता है, ये सबसे मेन होता है। अब प्राप्ति भुगतान खाता दिया, अब कैसे दिया है? रोकड़ शेष 1 जनवरी का दिया है 640, चंदा दिया 2016 का, 2017 का, 2018 का। तुम्हारे पास आप जो देख लो यहाँ पर कौन से वर्ष का बना रहे हैं, 2017 का बना रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन को देखिए 2017 का बना रहे हैं, तो 2017 हमारा क्या जिस वर्ष को बता रहे हैं उस वो क्या हमारा चालू वर्ष है। तो 2016 गत वर्ष, 2017 चालू वर्ष, 2018 आगामी वर्ष। टोटल पैसा मिला के चंदा कितना हो गया 925 रुपये। ड्रामा टिकटों की बिक्री 355 रुपये, दान 400 रुपये, रद्दी पेपर की बिक्री 25 रुपये, पुराने फर्नीचर की बिक्री 50 रुपये। अब देख लेते हैं भुगतान में क्या है। भुगतान में हमारे पास दिया है सामान्य व्यय 150 रुपये, नाटक व्यय 200 रुपये, समाचार पत्र 300 रुपये, वेतन 500, दान 50, कर 25, बिजली खर्च 325। उसके बाद हम लोग निकालते क्या थे प्राप्ति भुगतान खाते में, टोटल जोड़कर रोकड़ शेष निकालते, तो वो भी निकाल के दिया कितना 845 रुपये। क्यों? प्राप्ति भुगतान खाता पहले से बना बनाया दिया है, तो मतलब इसको निकालने को आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी। अब समायोजन, एडजस्टमेंट। अब एडजस्टमेंट क्यों है? क्योंकि संस्था में कोई चीज़ लिखने से क्या होता है छूट जाते हैं। जो हम लोग जब प्राप्ति भुगतान खाता बनाना सीखे थे तो मैं बताया था आप लोगों को कि प्राप्ति भुगतान खाते में हम लोग अदत्त और पूर्दत्त को नहीं लिखते, क्योंकि अदत्त और पूर्दत्त बनता है किसके लिए बनता है? वो आय और व्यय खाते के लिए बनता है। चलिए अब देखते हैं समायोजन क्या दिए। क्लब के पास 300 सदस्य हैं जो प्रत्येक 10 रुपये वार्षिक चंदा देते हैं। हमारे पास 300 सदस्य हैं और एक सदस्य से 10 रुपये चंदा मिलता है, मतलब कितना हो जाएगा 3000। क्लब के पास एक भवन 10,000 का और 2,000 का उपस्कर है। भवन पर 5% की दर से ह्रास काटना है। तीसरा समायोजन, 500 रुपये दान के लिए वचन प्राप्त है किंतु अभी तक मिला नहीं। क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट करके रख लेना शुरू से ही बनाते बनाते, क्योंकि अभी मैं आंसर इसका सॉल्व करने जाऊँगा तो आप लोगों को क्वेश्चन नहीं दिखेगा। देखिए क्वेश्चन हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। आय व्यय खाता कैसे बनाते हैं वो आप लोग को बता रहा हूँ। देखेंगे जो क्लब का नाम रहेगा मॉडर्न क्लब, आय व्यय खाता 31 दिसंबर 2017 समाप्त होने वाले वर्ष का, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, व्यय राशि, आय राशि। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं व्यय से। व्यय का मतलब जो वहाँ पर हम लोग का क्रेडिट साइड में था। प्राप्ति भुगतान खाता जब हम लोग बनाते थे तो प्राप्तियाँ क्या होता था डेबिट और भुगतान क्या होता था क्रेडिट। और यहाँ पर जब आय और व्यय खाता बनाने आते तो साइड क्या होता है बदल जाता है, उल्टा हो जाता है। क्यों? व्यय क्या होता है डेबिट और आय क्या होता है क्रेडिट। तो जो उस साइड प्राप्ति भुगतान खाते क्रेडिट में था, मतलब भुगतान वाला पैसा हमारे लिए व्यय होता है, तो उसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले हमारे पास सामान्य व्यय था। कुछ समायोजन दिया है कि नहीं दिया है ये भी आप लोग को चेक करना नहीं। सामान्य व्यय के बारे में कोई समायोजन, सीधे पैसा को जोड़ लेंगे बाहर। नाटक व्यय 200 रुपये, समायोजन नहीं दिया है। समाचार पत्र 300 रुपये, वेतन 500 रुपये, कोई समायोजन नहीं। दान 50 रुपये। अब यहाँ पर दान 50 रुपये दिया है, लेकिन दान के लिए हमारे पास समायोजन भी दिया है। प्रॉब्लम ये भी एक होता है कि सर दान अगर दिया है हमारे पास, यहाँ पर दिया हमारे पास 50 रुपये, हम लोग फॉर्मेट को देखे होंगे। एक मिनट आप लोग क्वेश्चन और दिखा देते। हमारे पास जो तीसरा समायोजन बता रहे 500 रुपये दान के लिए वचन प्राप्त किंतु अभी तक मिला नहीं। हमारे पास दान दिया डेबिट में 400 और क्रेडिट में दिया कितना 50 रुपये। ये समायोजन कौन से दान के बारे में बोलता है, मैं इसमें लिखूँ कि इसमें लिखूँ? तो आप लोग एक चीज़ को ध्यान रखना, समायोजन हमेशा प्राप्ति वाले दान के बारे में बोलता है, मतलब हमेशा आय वाले दान के बारे में बोलता है। समायोजन व्यय वाले दान के बारे में बात नहीं करता। मतलब हमारे पास जो समायोजन तीसरा बता रहा है वो ए वाले दान के बारे में बता रहा है। प्राप्ति वाला दान मतलब ये वाला दान, प्राप्ति क्या होता है आय, मतलब समायोजन हमेशा आय पक्ष के दान के बारे में बोलता है, व्यय पक्ष के दान के बारे में नहीं बोलता। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, दान को यहाँ पर लिख देंगे 50 रुपये। कर हमारे खर्च 25 रुपये, बिजली खर्च 325 रुपये। भवन पर ह्रास तो दिया नहीं, तो समायोजन में आप लोग देखोगे समायोजन में हमारे पास दिया था भवन कितना दिया था 10,000। और 10,000 का अगर मैं 5% ह्रास लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा
500 रुपये। तो क्योंकि किसी भी संपत्ति पर ह्रास हमारे लिए क्या कहलाता है, व्यय, इसलिए वहाँ पर उसको लिखेंगे। क्योंकि संपत्ति को एक साल यूज कर लिया, कब से, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। उस समय हम लोग खरीदे थे तो जनवरी था, और अभी हम लोग यूज कर लिए क्योंकि एक तो इंडिया वर्ष में बनाया जाता है, मतलब समाप्त वर्ष 31 दिसंबर, एक साल हो गया, इसलिए एक साल बाद उस संपत्ति का मूल्य क्या हुआ, कम हो गया होगा, इसलिए भवन पर ह्रास को व्यय में डालना पड़ेगा। अब आय क्या होता है, चंदा। चंदा हमारे पास बता रहा है कितना है, 850 रुपये लिख के दिया था। आप लोग क्वेश्चन देखे होगे, 3 वर्षों का चंदा मैं बताया था आप लोग को, 2016, 2017, 2018। तो 2017 का आप लोग चंदा देखोगे, 2017 का चंदा कितना लिखा है आप लोगों को, 850 रुपये लिखा है। एक चीज़ को आप ये भी याद रखना, जो 3 चंदा जो देता है हम लोग का, 2016, 2017, 2018, तो 2016 का चंदा था वो प्रारंभिक चिट्ठे में जाएगा, और 2018 का चंदा आय व्यय खाते में, 2016 का चंदा प्रारंभिक चिट्ठे में, 2017 का चंदा आय व्यय खाते में, 2018 का चंदा अंतिम चिट्ठे में जाएगा। ये चीज़ को याद रखना पड़ेगा। यहाँ चंदा बता रहे हमारे पास कितना दिया चंदा चालू वर्ष में, 2017 का देखेंगे, 2017 का चंदा हमारे पास बता रहा है कितना, बता रहा है 2017 का चंदा 850 रुपये। और समायोजन अगर हम लोग देखे होंगे तो चालू वर्ष में बता रहे हैं हमारे पास कितने सदस्य, 300 सदस्य हैं, और एक सदस्य मिलता 10 रुपये, मतलब 300 इंटू 10 कर देंगे तो हमारे पास पैसा कितना जाएगा, 3000। मतलब हम लोग को चालू वर्ष में चंदा कितना मिलना चाहिए, 3000 मिलना चाहिए। तो सीधे पैसे को क्या कर देंगे, उसको बाहर, क्योंकि जितना चंदा मिलना चाहिए पूरे पूरा राशि में आकर लिखा जाता है, तो पूरे के पैसे 3000 को क्या कर देंगे हम लोग, बाहर निकाल देंगे, और दोनों को कंपेयर करेंगे। जब मेरे को मिलना चाहिए था पैसा 3000 और हम लोग को प्राप्ति भुगतान खाते में देखेंगे तो हम लोग को मिला कितना है, 850 रुपये। मतलब जो दोनों का डिफरेंट है 2150 रुपये, वो क्या है, अप्राप्त, मतलब बकाया है। अब बकाया कौन से वर्ष का, 2017 का चालू वर्ष का। और चालू वर्ष का बकाया क्या करते हैं हम लोग, जोड़ते हैं, इसलिए जोड़ेंगे तो पैसा कितना जाएगा बाहर निकल के, 3000। ड्रामा टिकटों की बिक्री 355 रुपये हमारे लिए आय है। दान बता रहा है 400 रुपये, दान हमारे पास दिया था 400 रुपये। और समायोजन भी था, 3rd नंबर समायोजन, अप्राप्त दान। अगर कोई व्यक्ति वचन दे चुका है, दान प्राप्त हुआ नहीं है, तो याद रखना उस दान को जोड़कर आपका काम क्या है, दिखाना, मिले या ना मिले। कितना हो जाएगा पैसा, 900 रुपये। रद्दी पेपर की बिक्री कितना, 25 रुपये। पुराने फर्नीचर की बिक्री, फर्नीचर भी बिक्री किया, लेकिन फर्नीचर की बिक्री किया तो वहाँ पर देखना कि 50 रुपये लागत लिखा था, 50 रुपये में बेचा भी, तो फर्नीचर की बिक्री से कुछ आय नहीं हो पाया। अब संस्था में ये चेक करना है कि संस्था को आय हो रहा है कि व्यय हो रहा है। उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, पूरे डेबिट के अमाउंट को टोटल करेंगे और टोटल क्रेडिट के अमाउंट को टोटल करेंगे कि आय व्यय ज़्यादा हो रहा है कि आय ज़्यादा हो रहा है। देखते हैं हमारे पास टोटल डेबिट का यहाँ पास पैसा, हम लोग आय का पहले देख लेते हैं। आय हमारे पास कितना है, 3000 हो गया, 3000, 3900, 39, 4200, 4200, 4255, 4255, 4280 रुपये। टोटल हमारे पास कितना हो रहा है, 4280 रुपये क्या हो रहा है, डेबिट का हो रहा है 4280 रुपये, क्रेडिट का हो रहा है 4280 रुपये, और डेबिट का हम लोग टोटल किए हैं कितना, 2050। 4280 में 2050 को माइनस कर देंगे, पैसा आ जाएगा 2230 रुपये। मतलब 4280 रुपया हमारे पास क्रेडिट का मतलब आय हुआ है 4280 रुपये, और हमारे पास व्यय कितना हुआ है 2050। मतलब हमारे पास पैसा, आय का पैसा अधिक होगा, तो उसको इस तरीके से लिखा जाएगा, आय का व्यय पर अधिक कितना, 2230 रुपये। चाहो तो इस तरीके से भी लिख सकते हो, आय का अधिक या शेष लेगा, मतलब आय का पैसा अधिक हो गया 2230 रुपये। अब इधर भी पैसा कितना हो जाएगा, 4280 रुपये। इस प्रकार से हम लोग आय और व्यय खाता बनाते हैं। अब यहाँ पर आय व्यय खाते के साथ साथ बहुत बार क्वेश्चन में आता है आप लोग को चिट्ठा ही बनाने के लिए। अब चिट्ठा बनाने के लिए आता है तो चिट्ठा 2 बनता है, प्रारंभिक चिट्ठा और अंतिम चिट्ठा। अब प्रारंभिक चिट्ठा क्यों बनाते हैं, क्योंकि प्रारंभिक चिट्ठा हम लोग को ये जानना होता है कि हम लोग को प्रारंभिक चिट्ठा को हम लोग गत वर्ष का भी चिट्ठा बोल सकते हैं, क्योंकि ये गत वर्ष का ही कहलाता है। मैं आपको सबसे पहले इसका प्रारूप दिखा देता हूँ। चलिए देखिए, प्रारंभिक चिट्ठा का प्रारूप। प्रारंभिक चिट्ठा जो भी वर्ष रहेगा उसको लिख सकते हैं, इसको गत वर्ष का भी चिट्ठा बोल सकते हैं। दायित्व राशि, संपत्ति या राशि। अब गत वर्ष का चिट्ठा इसको बोल रहे हैं, मतलब गत वर्ष की चीज़ को यहाँ पर लिखा जाएगा। गत वर्ष दायित्व को दायित्व में, गत वर्ष की संपत्ति को संपत्ति में। देखो क्या क्या आएगा, गत वर्ष के अदत्त, गत वर्ष का दायित्व, गत वर्ष का अग्रिम प्राप्त चंदा, गत वर्ष का अग्रिम प्राप्त आय, गत वर्ष का लेनदार गत वर्ष का लेनदार। इसको हम लोग को निकालना पड़ता है, उसको छोड़ो भी। प्रारंभिक संपत्ति हम क्या आएगा, प्रारंभिक रोकड़ शेष मतलब 1 जनवरी का। गत वर्ष का अप्राप्त चंदा, गत वर्ष का अप्राप्त आय, गत वर्ष की संपत्तियाँ, गत वर्ष का पूर्वदत्त। आप टोटल डेबिट का जोड़ेंगे और क्रेडिट वाला जितना रहेगा उसको माइनस कर देने निकलेगा पूंजी कोष। मतलब संस्था में कितनी की पूंजी थी पिछले साल, उसको पता करने के लिए बनाते हैं प्रारंभिक चिट्ठा। टोटल संपत्ति का देख लेंगे, उसमें दायित्व वाली चीज़ को माइनस कर देंगे तो निकलेगा क्या, पूंजी कोष। मतलब ऐसा नहीं कि संपत्ति में भी कुछ निकलता नहीं,
हम लोग हमेशा यही ऐसे ही चलेगा, डेबिट का संपत्ति का टोटल करेंगे और संपत्ति में दायित्व को माइनस कर देंगे तो निकलेगा पूंजी कोष, लिखेंगे संतुलन आंकड़ा, क्योंकि दोनों साइड के अमाउंट क्या कर दिए हम लोग बराबर कर दिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन में ये देखना है कि पूंजी कोष क्या है। गैर लाभकारी संस्थाओं का पूंजी खाता नहीं होता है। गैर लाभकारी संस्था कोई अपनी पूंजी खाता तैयार नहीं करती है। इस संस्थाओं की संपत्तियों में से दायित्व घटाकर पूंजी कोष ज्ञात किया जाता है। यदि प्रश्न के प्रारंभिक पूंजी कोष नहीं दिया हो तो प्रारंभिक चिट्ठा बनाकर प्रारंभिक पूंजी कोष ज्ञात कर लेना चाहिए। मतलब अगर हमारे पास प्रारंभिक चिट्ठा नहीं दिया है तो हम लोग क्या करेंगे इसको, अगर हम प्रारंभिक पूंजी हमारे पास पूंजी कोष नहीं दिया तो प्रारंभिक चिट्ठा बनाकर प्रारंभिक चिट्ठा बनाए पूंजी कोष ज्ञात करेंगे। प्रारंभिक चिट्ठा बना के पूंजी कोष ज्ञात किया जाएगा। अब आपको मैं प्रारंभिक चिट्ठा बता दूँ। देखिए आपका जो प्रारूप था, जो क्वेश्चन था, प्रश्न में ही सब चीज़ है। प्रारंभिक चिट्ठा में क्या क्या था, गत वर्ष का चीज़। चलो दायित्व में दायित्व राशि, संपत्ति राशि। सबसे पहले लिखेंगे रोकड़ शेष। अब रोकड़ शेष कहाँ आ गया, देखो आप लोग को प्रारूप में देखोगे तो रोकड़ शेष 2 मिला होगा, एक 1 जनवरी का मिला होगा, 31 दिसंबर का। तो 1 जनवरी का रोकड़ शेष प्रारंभिक चिट्ठी में आता है और 31 तारीख का रोकड़ शेष अंतिम चिट्ठी में आता है। सबसे रोकड़ शेष लिखेंगे 640 रुपये, अप्राप्त अदत्त चंदा 50 रुपये, भवन 10,000, फर्नीचर 2,000। अब ये कहाँ से मिला, ये अप्राप्त चंदा हमारे पास गत वर्ष का तो दिया है हम लोग का। रोकड़ शेष हमारे पास सबसे पहले कितना बता रहा था, 640 रुपये, वो दिया था हमारे पास प्राप्तिया में। और अप्राप्त चंदा कितना दिए, 50 रुपये। और भवन और फर्नीचर कहाँ, ये समायोजन में मिला है। याद रखना कि अगर समायोजन में कोई भी संपत्ति देती है तो वो प्रारंभिक चिट्ठी के साथ साथ अंतिम चिट्ठी में भी जाता है। भवन दिया 10,000 और फर्नीचर दिया कितना, 2,000। टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 12,690। इधर भी पैसा जोड़ लेंगे, इधर भी कितना हो जाएगा, 12,690। लिखेंगे पूंजी कोष 12,690 संतुलन आंकड़ा। हमारे पास दायित्व में कुछ था ही नहीं गत वर्ष का चीज़। वहाँ पर आप लोग देखे होगे तो गत वर्ष का कोई चीज़ दायित्व था ही नहीं। दायित्व का मतलब आदत व्यय कुछ होना चाहिए, जो चीज़ मैं प्रारूप में आप लोग को बताया। हमारे पास गत वर्ष का बस एक ही चीज़ था, अप्राप्त चंदा। तो चंदा आय होता है इसलिए वो संपत्ति में आ गया। कितना आ गया, 50 रुपये। कितना आ गया टोटल पैसा आपको, पूंजी कोष कितना आ गया, 12,690। मतलब हमारे पास पिछले वर्ष का पैसा कितना है संस्था में, 12,690। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा संस्था में कितनी पैसा पिछले वर्ष थी, तब तक आप लोग अंतिम चिट्ठा नहीं बना सकते। अब बनाएंगे अंतिम चिट्ठा। अब अंतिम चिट्ठा लिखेंगे, अंतिम चिट्ठा 31 दिसंबर 2017 समाप्त वर्ष के लिए। दायित्व राशि, संपत्तियाँ राशि लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या, जो हमारा पूंजी कोष निकला उसी को लिखेंगे। पूंजी कोष लिखेंगे इतना 12,690 पिछले वर्ष का पैसा। इस साल आप लोग आय और व्यय खाता बनाए हो तो आय और व्यय खाता में लिखा था अधिक। कितना इस साल का इनकम हो गया, 2230 रुपये। टोटल पैसा मिला के कितना हो गया, 14,920 रुपये आप लोग का टोटल इनकम हो गया। अब लिखेंगे अग्रिम प्राप्त आय। अग्रिम प्राप्त आय कहाँ से आ रहा है, अग्रिम प्राप्त आय आप लोग पढ़े होंगे, मैं लिखा था 2016, 2017, 2018 3 वर्ष का चंदा लिखा था। तो 2016 का चंदा तो आ गया प्रारंभिक चिट्ठी में और 2017 का चंदा तो आ गया आय व्यय खाते में। 2018 का चंदा जो होगा अग्रिम में क्या आ जाएगा, अंतिम चिट्ठी में आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 25 रुपये। दायित्व का काम हो गया। अब संपत्ति में आते हैं। संपत्ति में सबसे पहले लिखेंगे रोकड़ शेष। वो कब का रोकड़ शेष लिखेंगे, 31 दिसंबर और जो शेष लेगा वाला रोकड़ शेष था ना वो लिखाएगा। लिखेंगे रोकड़ शेष 31 दिसंबर 2017 का कितना, 845 रुपये। भवन हमारे पास समायोजन में दिया था, भवन कितना दिया था, 10,000। वो प्रारंभिक चिट्ठी में भी आता है और अंतिम चिट्ठी में भी आता है। तो भवन दिया था 10,000, इस पर माइनस कर देंगे उसका जितना उसका ह्रास लगा। ह्रास कितना लगा था, उसके आय व्यय खाता में लिखा था कितना, 5 रुपये। क्योंकि मैं भवन को यूज कर लिया, मैं यहाँ पर भवन पर ह्रास क्यों नहीं लगाया, क्योंकि वहाँ पर भवन को अभी जस्ट खरीदे थे, अभी वहाँ पर एक दिन भी हुआ नहीं था। कम से कम यूज करने का 1 साल होना चाहिए, कुछ वर्ष समय होना चाहिए। तो भवन पर ह्रास में उस समय कितना 10 के 10 लिख देखूँ, वो प्रारंभिक चिट्ठा यूज नहीं की इसलिए वहाँ पर ह्रास नहीं दिया। लेकिन जब अंतिम चिट्ठा बनाऊंगा तो यहाँ पर भवन क्या हुआ, यूज करने का 1 साल हो गया, इसलिए यहाँ पर ह्रास को माइनस करना पड़ेगा। लिखूँगा भवन कितना 10,000, उसका ह्रास को माइनस कर दूंगा कितना, 5 रुपये। पैसा कितना जाएगा, 9,500। उसी प्रकार हमारे पास फर्नीचर भी दिया था। फर्नीचर कितना दिया था, 2,000 फर्नीचर था। और फर्नीचर को मैं आय व्यय खाता में जाओगे आप लोग देखोगे तो फर्नीचर की बिक्री कर दिया हूँ। कितना बिक्री कर दिया हूँ, 50 रुपये। तो 2,000 में 50 रुपये माइनस कर दूँगा, कितना आ जाएगा पैसा, 1,950 रुपये। और अप्राप्त चंदा 2017 का, तो आय व्यय खाता आप लोग बनाए समायोजन का हम लोग सभी को मालूम, समायोजन की कितनी बार होती है, 2 बार होती है। तो अप्राप्त चंदा एक बार लिखा हूँ, आय व्यय खाता में कितना, 2,150 रुपये। और 2,150 रुपये यहाँ पर भी लिखा जाएगा। अप्राप्त चंदा 2017 का कितना, 2,150 रुपये। अप्राप्त दान भी हमारे पास दिया है कितना, 500 रुपये। ये भी समायोजन में दिया था, इसलिए इसकी भी एंट्री 2 बार होना
चाहिए, इसलिए एक बार आय व्यय खाता में जोड़ा हूँ और एक बार यहाँ पास आकर लिख दूंगा कितना 5 रुपये। अब दोनों साइड का अमाउंट को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14,945 और यहाँ पर संपत्ति का 14,945 और दायित्व का भी 14,945। चिट्ठे का योग दोनों साइड अगर बराबर आता है तो आपका आय व्यय खाता, प्राप्ति भुगतान का आय व्यय खाता, प्रारंभिक चिट्ठा और अंतिम चिट्ठा तीनों सही बना है। अगर अंतिम चिट्ठा का योग बराबर आता है तो इस प्रकार हम लोग आय व्यय खाता बनाएं, आय व्यय खाता के बाद प्रारंभिक चिट्ठा बनाया, प्रारंभिक चिट्ठा के बाद अंतिम चिट्ठा बनाएं और अंतिम चिट्ठा में दोनों साइड का अमाउंट इक्वल आ गया, संपत्ति और दायित्व का, मतलब हमारा क्वेश्चन सही बना। आशा करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा।